गुड मॉर्निंग बच्चों। ये आपकी 7 दिसंबर की वर्कशीट नंबर 20 है सोशल साइंस की, जो कि आपके इतिहास के पाठ 5 से दी गई बेटा। जब जनता बगावत करती है, पीछे आपने पढ़ा था विद्रोह हुए थे, लड़ाइयाँ हुई थी, युद्ध हुए थे। उससे आगे अब आप पढ़ोगे कि क्या हुआ। ऊपर आपको यहाँ नाम लिखना है अपना, यहाँ क्लास टीचर का नाम लिखना है। और अब जो है आप चलो स्टार्ट करते हैं। नीतियाँ और लोग। नवाबों की छिनते सत्ता। लास्ट में आपने पढ़ा था कि कंपनी ने ऐसी ऐसी पॉलिसीज़ बना दी थी जिससे राज्यों को उसने अपने अधीन कर लिया। अब सत्ता जो है छिनने लग गई नवाबों की। 18वीं सदी के मध्य से ही राजाओं और नवाबों की ताकत छिनने लगी थी। उनकी सत्ता और सम्मान दोनों खत्म होते जा रहे थे। बहुत सारे दरबारों में रेजिडेंट तैनात कर दिए गए थे, ये आपने पढ़ा था। स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी। क्यों? क्योंकि उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया था कंपनी द्वारा, और जो राजस्व वसूली का अधिकार था वो भी एक एक करके जो आपकी कंपनी है उन्हीं के पास जा रहे थे। बहुत सारे स्थानीय शासकों ने अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी के साथ बातचीत भी की। उदाहरण के लिए इसमें है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जो चाहती थी कि उनके पति की मृत्यु के बाद कंपनी जो है उनके गोद लिए हुए बेटे को क्या मान ले, राजा। लेकिन कंपनी ने बात ठुकरा दी। उसके बाद दूसरी पेशकश की गई। पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने भी कंपनी से आग्रह किया कि उनके पिता को जो पेंशन मिलती है वह मृत्यु के बाद भी उन्हें मिलने लगे। लेकिन अपनी श्रेष्ठता और सैनिक ताकत के नशे में चूर कंपनी ने इन निवेदनों को ठुकरा दिया। अवध की रियासत अंग्रेज़ों के कब्ज़े में जाने वाली आखिरी रियासतों में से थी। अवध जो था वो आखिरी रियासत थी जब जो अंग्रेज़ों के कब्ज़े में हुई। 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोपी गई। सहायक संधि क्या होती है बेटी? सब्सिडरी अलायंस बोलते हैं इसको इंग्लिश में। इसके तहत जो है कोई भी राज्य और वहाँ का राजा अपनी स्वतंत्र सेना नहीं रखेगा। अगर उसको सेना की ज़रूरत है तो वो कौन देगा? कंपनी प्रोवाइड करेगी उनको। लेकिन उस सेना के रख रखाव और जितना भी उस पर खर्चा होता है वो कौन देगा? वो उस राजा से लिया जाएगा। तो इस तरह की जो संधियाँ थी वो राज्य पर थोप दी गई, जो कि 1856 में अवध पर थोपी गई और उसको अपने कब्जे में ले लिया गया। गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान कर दिया रियासत का शासन जो है ठीक नहीं चलाया जा रहा था, इसीलिए उस शासन को अच्छे से दुरुस्त चलाने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व जारी है, जरूरी भी है। कंपनी ने मुगलों के शासन को ख़त्म करने की पूरी योजना बना ली। अब कंपनी क्या चाहती थी कि भारत से मुगल शासन टोटली ख़त्म हो और कंपनी का ही साम्राज्य स्थापित हो जाए। कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर से मुगल बादशाह का नाम हटा दिया गया। अब कंपनी ने क्या किया? अपने सिक्के जारी करने शुरू कर दिए। 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया कि लास्ट जो आपका नवाब था, जो आपका बादशाह था बहादुर शाह जफ़र, उसकी मृत्यु के बाद जो उनका परिवार था उनको लाल किले से निकाल कर दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। जबकि 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग जो थे बेटा, उन्होंने फैसला किया कि बहादुर शाह जफ़र के बाद कोई भी मुग़ल बादशाह नहीं बनेगा। उनके परिवार के किसी भी व्यक्ति को जो है बादशाह नहीं माना जाएगा, उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में मान्यता दी जाएगी। तो कंपनी ने क्या करना शुरू करा? धीरे धीरे जो है भारत के हर राज्य पर कब्जा करना। दूसरा, इस तरह की नीतियों से राज्यों पर थोपी गई ये नीतियाँ और उनको अपने कब्जे में कर लिया गया। अगला है किसान और सिपाही। गांव में किसान और जमींदार भारी भरकम लगान और कर वसूली के सख्त तौर तरीकों से परेशान थे। बहुत सारे लोग महाजनों से लिया कर्ज नहीं लौटा पा रहे थे। अब क्या हुआ? किसानों पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया गया जिससे वो बहुत परेशान थे। इसके कारण उनकी पीढ़ियाँ पुरानी ज़मीन हाथों से निकलती जा रही थी। अब उन्होंने क्या करा? ज़मीन गिरवी रख दी और वो जो है उस ज़मीन को मतलब टैक्स वसूली के लिए उन्होंने वो ज़मीन बेच दी।
कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों के असंतोष की अपनी वजह थी। अब जो व्यक्ति जो है कंपनी के अधीन काम कर रहा था, जो सिपाही थे, वो भी खुश नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि उनको ना तो वेतन भत्तों और सेवाएं ढंग से मिलती थी, मतलब उनको सैलरी वगैरह भी ढंग से नहीं दी जाती थी। कई नियम उनकी धार्मिक भावना और आस्थाओं को ठेस पहुंचाते थे। उस जमाने में बहुत सारे लोग समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे। उन्हें लगता था समुद्र यात्रा से उनका धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएंगी। तो इस तरह की नीतियाँ जो हैं उन पर थोपी गई, उनको समुद्र पार भेजा गया। यही नीतियाँ जो है किसान और सिपाहियों के मन में जो है रोष उत्पन्न करती हैं, जो आगे चलकर क्रांति का कारण बनती हैं। जब सिपाहियों को कंपनी की ओर से 1824 में लड़ने के लिए समुद्री रास्ते के बर्मा जाने का आदेश मिला, तो उन्होंने इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। बर्मा देश में उनको भेजा जा रहा था, बहुत सारे सिपाहियों ने जाने से मना कर दिया। उन्हें ज़मीन के रास्ते जाने से ऐतराज़ नहीं था, वो सिर्फ समुद्र रास्ते से नहीं जाना चाहते थे। सरकार का हुक्म न मानने के कारण उन्हें सख्त सज़ा दी गई। 1856 में कंपनी के एक नए कानून में साफ कहा गया, अगर कोई व्यक्ति कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो ज़रूरत पड़ने पर समुद्र पार भी जाना पड़ सकता है। अब देखो, मतलब इस तरह से उन्होंने हर तरीके से बांध के रखा यहाँ के लोगों को, सिपाहियों को, किसानों को, राजाओं को, कि अगर उनको नौकरी करनी है तो उन्हें समुद्र पार भी जाना पड़ सकता है। सिपाही गांव के हालात से भी परेशान थे। बहुत सारे सिपाही खुद किसान थे, अपने परिवार गांव में छोड़कर आए थे, लिहाजा किसानों का गुस्सा जल्दी ही सिपाहियों में भी फैल गया। उनकी इस तरह से दुर्दशा करी हुई थी कि उन लोगों को क्रांति के अलावा दूसरा रास्ता दिखा नहीं। अब आप आगे देखोगे सुधारों पर प्रक्रिया, सुधारों पर क्या क्या प्रतिक्रिया उन्होंने दी। 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को खुलकर काम करने और यहाँ तक कि ज़मीन व संपत्ति जुटाने की भी छूट दे दी। अब ईसाई मिशनरियाँ कौन थी? जो यहाँ पे ईसाई धर्म के फॉलोअर्स थे, उनको क्या क्या कहा, खुलकर काम कर सकते हैं और वहाँ पे ज़मीन भी खरीद सकते हैं, अपनी संपत्ति जुटा सकते हैं। सती प्रथा को, लेकिन अंग्रेज़ों ने कुछ प्रथाएं जो यहाँ के अंधविश्वास को बढ़ावा देती हैं बेटा भारत में, उनको भी ख़त्म करने का काम किया। उनमें से एक थी सती प्रथा, और विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने कानून बनाए कि सती प्रथा को रोका और विधवा जो औरत है वो दोबारा शादी कर सकती है। ये कानून भी जो है कंपनी के द्वारा लाया गया। अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को जमकर प्रोत्साहन दिया गया। इंग्लिश जो है लोगों को यहाँ सिखाना उन्होंने ज़रूरी समझा ताकि उनका डेवलपमेंट हो सके। उसके पीछे भी उनका अपना रीज़न था। 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिससे ईसाई धर्म को अपनाना और आसान हो गया। अब वो लोग क्या चाहते थे कि हम यहाँ बिल्कुल पैर जमा के कैसे रह सकते हैं, जब यहाँ के लोग ईसाई धर्म को भी अपनाना शुरू कर दे तो हमारी जनसंख्या जो है बढ़ जाएगी। इस कानून में प्रावधान किया गया कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो अपने पुरखों की संपत्ति पर उसका पहले जैसा ही अधिकार रहेगा। देखो उन्होंने कितनी चालाकी से, मतलब अगर वो ईसाई धर्म अपनाएगा तो जो है उनकी ज़मीन और संपत्ति उनके पास रहेगी, नहीं तो किसी ना किसी तरह उन्होंने ज़मीन और संपत्ति उनसे छीन ली थी। इन सभी कदमों से भारतीयों के बड़े वर्ग को यकीन हो गया कि अंग्रेज़ उनका धर्म, उनके सामाजिक रीति रिवाज और परंपरागत जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं। अब जो लोग थोड़े से क्या थे, एक तरह से जो बड़ा वर्ग था भारत में, जो समझदार वर्ग था, उनको क्या समझ आया कि अंग्रेज़ जो है टोटली हमारे धर्म को, हमारे रीति रिवाजों को, हमारे जीवन शैली को क्या कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं और हम पे अपनी जीवन शैली थोप रहे हैं, इंग्लिश सिखा रहे हैं, ईसाई धर्म अपना रहे हैं। तो इससे क्या होगा, हमारा जो खुद का धर्म, हमारे रीति रिवाज हैं वो क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। ये बेटा वर्कशीट पढ़ी आपने, क्वेश्चन आंसर देखते हैं। स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता क्यों घटती जा रही थी? क्वेश्चन नंबर 1 आपने ऊपर पढ़ा। स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी क्योंकि कंपनी ने बहुत सारे रेजिडेंट तैयार कर दिए थे, वहाँ पे तैनात कर दिए थे। उनकी सत्ता और सम्मान दोनों खत्म हो गए थे और उनकी सेनाओं को भंग करके जो है राजस्व वसूली
का अधिकार भी जो है कंपनी ने अपने हाथ में ले लिया था, इसीलिए उनकी एक तरह से जो स्वतंत्रता थी वो कम होती जा रही थी। ये देखो यहाँ है। क्वेश्चन नंबर 2, कंपनी ने मुगल शासकों के आधिपत्य को किस प्रकार खत्म किया? कंपनी ने क्या बताया, मुगल शासकों का आधिपत्य कैसे खत्म किया? उन्होंने क्या फैसला लिया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद एक तो परिवार को लाल किले से निकाल कर कहीं और बसाया जाएगा, दूसरा कैनिंग ने कहा कि बहादुर शाह जफर जो है आखिरी मुगल बादशाह होंगे, उसके बाद कोई भी बादशाह नहीं बनेगा। इसीलिए ऐसे फैसलों से जो है मुगल बादशाहों का जो आधिपत्य था वो नष्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 आपका, कंपनी ने मुगल शासकों के कंपनी के शासनकाल में सैनिक और किसान क्यों असंतुष्ट थे? क्योंकि किसानों से तो वो भारी लगान और कर वसूली लेते थे, इसीलिए वो लोग परेशान थे। और सिपाही इसलिए परेशान थे क्योंकि उन्हें समुद्र पार जाने का आदेश दिया जाता था। दूसरा वो जो है उनको वेतन भत्ता और शर्तों से भी परेशान थी, ढंग से सैलरी भी नहीं मिलती थी, समुद्र पार जाने का आदेश था। तो इस तरह के जो कड़े कानून थे तो उनसे किसान और सैनिक जो है असंतुष्ट थे। धार्मिक जो भावना थी उनकी वो आहत होती थी सैनिकों की। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीयों को ऐसा क्यों लगने लगा कि अंग्रेज उनके परंपरागत जीवन शैली को नष्ट करना चाह रहे हैं? स्पष्ट कीजिए। अभी मैंने बताया अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा देना, दूसरा ईसाई धर्म अपनाने पर इतना ज़्यादा जोर, और अगर कोई ईसाई धर्म अपनाता है तो उसको संपत्ति वैसे की वैसे ही दे दी जाएगी। इसके अलावा जो इन्होंने ये कानून बनाए बेटा, एक तरह से ठीक था, लेकिन लोगों को ये लगा कि ये जो कानूनों को जो रोका है इससे क्या होगा, उन्होंने हमारा जो धर्म है उसमें क्या किया है, हस्तक्षेप किया है, हमारे हिंदू धर्म में हस्तक्षेप किया है, हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं लोगों के मन में रोष उत्पन्न कर रही थी और उनको लगने लगा था कि ये हमारी जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं। ये आपकी आसान सी वर्कशीट है बेटा। दूसरा, फिर कोविड से रिलेटेड हर वर्कशीट में आपको बोला जाता है कि आपको जो है नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोना है, बाहर निकले तो मास्क लगा कर निकले, 2 गज की दूरी बनाए रखें, और बेटा जितना हो सके कोविड से जो है अपनी सुरक्षा करें। यही बातें आपको बोलनी है और सब जो है अपना ध्यान रखें।